हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमिक्स हीरो चैनल पर। और हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश इंस्पेक्टर स्टील की कॉमिक्स, जिसका नाम है सिपाही। जी हाँ दोस्तों, इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं सिपाही का पार्ट 2। सलमा के लिए वह हैरत अंगेज घटना थी। या खुदा, उसे तो लगे पुलिस बैरियर को तिनके की तरह उड़ा दिया। क्या हुआ उसे? इधर हैरान थी सलमा और उधर डॉक्टर अनीस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, माय गॉड! क्या हुआ अनीस? आप खुद देख लीजिए। ओ नो! इंस्पेक्टर स्टील, रियल नेम अमर, रेजिडेंस 36 कैनिंग लेन, ऑक्यूपेशन इंस्पेक्टर इन राजनगर पुलिस, मर्डर मर्डर्ड बाय ऑक्टोपस गैंग। ये यह उसी का कारनामा है, लेकिन उसके दिमाग में अपनी हिस्ट्री जानने की बात आई कैसे? यह बात तो वही बता सकता है, लेकिन वह तो तब बताएगा ना जब वह रुकेगा। वह तो पागलों की तरह अपनी कार को भगाए बैरियर पर बैरियर तोड़ता हुआ जाने कहाँ जा रहा है। समझ में नहीं आता कि वह कैसे रुकेगा। उसे रोकने की कोशिश करना बेकार है कमिश्नर साहब। मैं जानता हूँ वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह पहुँच नहीं जाता। 36 कैनिंग लैन, इस पुराने बंद मकान के आगे इंस्पेक्टर स्टील ने अपनी कार रोक दी है। लेकिन यह तो उस इंस्पेक्टर अमर का घर है जो आज से 5 साल पहले इतना सब कुछ करके यहीं आना चाहता था। अपनी कार से उतरकर वह उधर ही बढ़ रहा है। हसरत भरी निगाहों से उस मकान को निहारता इंस्पेक्टर स्टील बंद दरवाजे के पास पहुंचकर ठिठका पल भर के लिए, और फिर कड़ाक! उस बाधा को दूर कर वह अंदर प्रवेश कर गया। उसके चेहरे के भावों से स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि वहाँ की एक एक वस्तु उसके दिलो दिमाग में एक अजीब सी उथल पुथल मचाए हुए है। और उस समय तो भावों के उस समुद्र में जबरदस्त तूफान आ गया जब उसकी नज़र एक कोने में पड़ी टूटी हुई घड़ी पर जा टिकी। घड़ी के हाथों में उठाते ही अतीत की यादों में कुछ धुंधले से चित्र उसकी आंखों के सामने नाच गए और धीरे धीरे स्पष्ट पापा और स्पष्ट होते चले गए। पापा! ओ माय स्वीट पापा, आप कितने अच्छे हैं। आपने मेरे लिए एक घड़ी लाकर दिखा दिया कि आप मेरे बहुत बहुत प्यार मुझसे मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं। ये घड़ी सिर्फ घड़ी नहीं है अभी बेटे, तेरे पापा की बहादुरी का गोल्ड मेडल है, जिसे तेरे पापा ने मौत पर विजय पाकर अंजाम दिया है। कैसे पापा, बताइए ना, क्या हुआ था? अभी कुछ देर पहले की बात है, मैं सदर बाजार से होता हुआ अपने घर आ रहा था कि देखता हूँ कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ लुटेरे लूटपाट कर रहे हैं। मैं जीप से उतरा और उन तीनों लुटेरों को पहले निहत्था करके उन्हें मार मार कर बेहाल कर दिया और फिर उन्हें हथकड़ियाँ लगाकर अपनी जीप में डाल दिया। मैं वहाँ से चलने लगा तो स्टोर का मालिक मेरे पास आया और मुझे इनाम देने की पेशकश करने लगा। मैंने कहा, काहे का इनाम भाई, हम पुलिस वालों का तो यह फ़र्ज होता है। अरे, मैंने उसे लाख समझाया लेकिन वह नहीं माना। वह कहने लगा कि मैं उसके स्टोर से कोई भी वस्तु लेकर जरूर जाऊं। आखिर उसकी जिद का मैंने एक हल निकाला। मैंने यह घड़ी तुम्हारे लिए पसंद कर ली, जिसे मैंने उससे बिना मुनाफे के यानी रेट टू रेट 100 रुपये में खरीद ली। यह तो सिर्फ 100 रुपये की यह है तो सिर्फ 100 रुपये की, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे बेटे के लिए यह संसार की सबसे कीमती वस्तु होगी। आपने बिल्कुल सही कहा पापा। आखिर इसके साथ मेरे पापा की बहादुरी की कहानी जो जुड़ी है, और यही बहादुरी कहानी तुम्हारा पेट भर देगी, तुम्हें ऊंची शिक्षा दिला देगी और तुम्हें बड़ा आदमी बना देगी, ठीक तुम्हारे पापा की तरह। क्यों रूपाली, क्यों बातों से बच्चे को बहला रहे हो अमर? आखिर तुम कब समझोगे कि जिंदगी बातों से नहीं उससे चलती है जिसे सारी दुनिया रुपयों का नाम इन रुपयों का नाम देती है। मेरी तनख्वाह के रूप में रुपए। तुम्हारी तनख्वाह 1560 रुपये 65 पैसे ही ना? तुम जानते हो अमर, शादी से पहले अपने डैडी के घर में इतने रुपए मैं अपने कॉस्मेटिक पर खर्च कर दिया करती थी, और फिर तुम्हारी तनख्वाह से हो भी क्या रहा है? सिर्फ रोटी खाकर अपना पेट ही तो भर रहे हैं हम। ना अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, ना अच्छा खा सकते हैं, और ना अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। मेरी बात अब भी मान लो अमर, और पुलिस वालों की तरह ऊपरी कमाई करना शुरू कर दो। फिर देखना हम सब कुछ कर सकेंगे, हमारा हर पूरा होगा। तुम्हारी तरह मेरे सपने आसमान को छूने के नहीं है रूपाली। जमीन से जुड़े मेरे जो सपने हैं वो मेरी तनख्वाह में बहुत अच्छे ढंग से पूरे हो रहे हैं। अच्छा, तो फिर मेरी एक बात मानो, डैडी के घर चलो, वे अपने बिजनेस में तुम्हें पार्टनर बना लेंगे। उनके साथ रहकर हम लाखों में खेलेंगे। आज से पहले भी तुम्हें हजारों बार समझा चुका हूँ रूपाली कि मैं एक खुददार आदमी हूँ, और अपने फर्ज करके रिश्वत लेने या किसी दौलतमंद का वाली घर जमाई बनने वाली हरकतों को मैं खुददारी को बेचने वाली बात मानता हूँ। उफ, तुम्हारे प्यार में पागल होने के बाद मैं अपने डैडी के लाख मना
करने के बावजूद भी मैंने तुमसे शादी करने की जो बेवकूफ़ी की, उसकी सज़ा मुझे इस तरह मिलेगी मैं नहीं जानती थी। ओह, ड्यूटी से लौटने के बाद रूपाली हमेशा यही रोना लेकर बैठ जाती है। ओह, शादी से पहले उसने साथ जीने साथ मरने के जो वादे किए थे वे सभी झूठे निकले। बड़े बाप की बेटी होने के नाते दौलतमंद बनने का मुंह नहीं छोड़ पाई वह, लेकिन मुझे इस हाल में भी इसका साथ निभाना पड़ा है, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को छोड़ सकता हूँ लेकिन अपने मासूम बच्चे अभी की माँ को नहीं छोड़ सकता। अब तो अभी मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। कपड़े बदल कर जो चलने को हुआ अमर, तो उसकी पत्नी के व्यंग बाण एक बार फिर उसके कानों को भेद गए। क्यों सारा दिन उस चुड़ैल को अपने साथ जीप में घुमाने से दिल नहीं भरता, जो ड्यूटी से आने के बाद भी उससे मिलने उसके घर चल पड़ते हो। अपनी पत्नी की बात अनसुनी करके बाहर निकलता चला गया अमर। उफ, रूपाली कभी नहीं समझेगी। वह समझती है कि मेरे और सलमा के बीच कोई अफेयर चल रहा है, जबकि वह सब इंस्पेक्टर होने के नाते सिर्फ मेरी असिस्टेंट बनकर मेरे साथ रहती है। और ड्यूटी से आकर मैं उससे नहीं, उसके भाई डॉक्टर अनीस से मिलने जाता हूँ, जो मेरे बचपन का दोस्त है। हाय अनीस। आ भाई अमर, बैठ। सलमा, ज़रा इस बेचारे के लिए चाय तो बना कर ला, ताकि रूपाली भाभी से जो फटकार खाकर आया है वह चाय के साथ इसके गले के नीचे उतर जाए। अभी लाती हूँ। चाय के दौरान, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए तुम जो रोबोट सिपाही बनाने की सोच रहे थे उसका क्या हुआ? अभी तो वह मामला अधर में ही लटका हुआ है, और इसका मुख्य कारण यह है कि सिर्फ लोहे का पुतला बना देने से कोई काम नहीं चलने वाला। उसमें संवेदनशीलता और पब्लिक के दुख दर्दों को समझने की भी शक्ति होनी चाहिए, और यह सब दिमाग के बिना नहीं हो सकता। और दिमाग भी ऐसा होना चाहिए जिसमें कानून और फर्ज का जज्बा कूट कूट कर भरा हो। हा। तो मेरा दिमाग निकाल कर डाल दे। अमर की बात पर डॉक्टर अनीस ने एक जोरदार ठहाका लगाया। मेरे प्रयोग के लिए तुम्हें एक अपना दिमाग देने की क्या आवश्यकता है? तुम तो इसी हाल में किसी रोबो सिपाही से कम नहीं हो। थर थर कांपते हैं तुम्हारा नाम सुनकर अपराधी। अरे हाँ, इस बात पर याद आया, उस ऑक्टोपस गैंग का क्या हुआ जिसके पीछे तुम और सलमा हाथ धोकर पड़े हुए हो? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, या तो मैं जान ही चुका हूँ कि खतरनाक ऑक्टोपस गैंग का सरगना अपने ही शहर का कोई बड़ा आदमी है। बातों के सिलसिले में इस बार गूंजी बबलगम के दिया फट। आवाज से मुझे इतना डर लगता है उतना तो स्टेन गन की गोलियों से भी नहीं लगता। यह आदत छोड़ दो, वरना बबलगम के गुब्बारे से चिपककर हवा में उड़ते जो जीवाणु तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, वे किसी दिन तुम्हें ऐसा बीमार करेंगे कि जिंदगी भर याद करोगी। जब ऐसा होगा तब देखा जाएगा, अभी से इस बारे में सोचकर क्यों परेशान हुआ जाए। काफ़ी देर बाद, अच्छा अनीस, रात ज़्यादा हो गई है, अब मैं घर चलता हूँ। ओके, गुड नाइट। बेचारा अमर, सब कुछ होते हुए भी इसके पास एक चीज़ नहीं है, और वो चीज़ है शांति। रोज की तरह रूपाली अब तक सो गई होगी, इसलिए आज भी मैं उसके तानों से बच जाऊंगा। लेकिन अरे, तुम अभी तक जाग रही हो? अभी को सुला दिया ना? अब तुम्हें अभी को सुलाने की चिंता की जरूरत नहीं है अमर। मैंने उसे पापा के पास भेज दिया है। पापा उसे पढ़ने के लिए अमेरिका के एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने वाले हैं। ये तुमने क्या किया? मुझसे बिना पूछे ही? तुमसे पूछने की जरूरत ही क्या थी? मैं जानती थी कि तुम अभी को पापा के पास भेजने के लिए हरगिज राजी नहीं होते, क्योंकि तुम उसे एक घटिया पुलिस के सिपाही से ज़्यादा कुछ नहीं बनाना चाहते थे। अमर के सीने में दबा कई दिन का ज्वालामुखी आज भड़क उठा। तड़ाक! तो तुमने मुझे मारा अमर? हाँ जहरीली नागिन, मैंने तुझे मारा। जानती है क्यों? क्योंकि तूने एक सिपाही को गाली देकर उस पूरी पुलिस जाति का अपमान किया है, जो कानून और अपने फर्ज की रक्षा करते हुए अपनी जान पर खेल जाते हैं। तूने एक ऐसे सिपाही को गाली दी है जिसकी पिछली 7 पुश्तें कानून और फर्ज की राह पर कुर्बान होती आई हैं। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं अपने पापा के पास जा रहा हूँ। आज से तुम्हारे मेरे हर रिश्ते खत्म, समझे मिस्टर अमर? बिफरती हुई रूपाली बाहर निकलती चली गई। स्तब्ध सा खड़ा रह गया अमर। मैंने रूपाली पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। मुझे अब रूपाली को सॉरी बोलकर उसे रोक लेना चाहिए। रूपाली को रोकने वह आगे बढ़ता कि तभी, सर आप कहाँ हैं? सर, सलमा तुम यहाँ इस समय वर्दी में, क्या बात है? सर, हमारे मुखबिर ने अभी फ़ोन पर मुझे खबर दी है कि ऑक्टोपस गैंग का 8वां कमांडर अष्टांगो अपने 8 साथियों के साथ शहर से बाहर स्थित बंद पड़ी स्टील फैक्ट्री में मौजूद है। उन्हें गिरफ्तार करने का अच्छा मौका है सर।
तुमने ठीक कहा सलमा, मैं अभी रेडी होता हूँ। रूठ कर गई रूपाली को तो बाद में भी लाया जा सकता है, लेकिन ऑक्टोपस गैंग के सदस्यों तक पहुंचने का यह मौका फिर नहीं मिलेगा। कुछ पलों बाद ही हेलो हेलो इंस्पेक्टर अमर रिपोर्टिंग सर। मैं और सलमा, सब इंस्पेक्टर सलमा शहर से बाहर स्थित स्टील फैक्ट्री पर छापा डालने जा रहे हैं, फोर्स भेजी जाए। ओके तुम पहुंचो, हम खुद फोर्स लेकर पहुंचते हैं। शहर से बाहर स्थित स्टील फैक्ट्री। धाए इसके अन्य साथी भी यहीं कहीं होंगे, तुम उधर जाओ, मैं इधर देखता हूँ। ओके सर। अपने मोर्चे से अपराधी की तरह दबे पांव बढ़ती सलमा धड़ाक अचानक लहरा कर नीचे आ गिरी, बेहोश होकर। इधर इंस्पेक्टर अमर, हाथों की आवाजें उधर से आ रही हैं। अपने साथियों के साथ अष्टांगो उधर ही होगा। उधर है इंस्पेक्टर, इधर इधर है अष्टांगो। सर कोई हरकत मत करना इंस्पेक्टर, वरना तुम्हारी रिवॉल्वर की तरह तुम भी पिघलते हुए नजर आओगे। लेकिन धार तुम्हारी धमकियों से बच्चे डरते होंगे अष्टांगो। धड़ाक हम जैसे फर्श के लिए अपनी चांद हथेली पर लेकर फिरने वाले नहीं। इंस्पेक्टर अमर की फुर्ती और जाबाजी का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उसे फंसाने के लिए जाल बेहद मजबूती से बुना गया था। भड़ाक ओह अब घेर लिया गया इंस्पेक्टर अमर। हा अपने आप को बड़ा सियाना समझता था इंस्पेक्टर, लेकिन आज तो हमारी जाल में फंस गया। तेरे मुखबिर को अपने कब्जे में करके उसे तुझ तक खबर हमने ही पहुंचाई थी, ताकि तू यहाँ पहुंच सके और हम तुझे आसानी से खत्म कर सकें। ऑक्टोपस गैंग को तूने बहुत नुकसान पहुंचाया इंस्पेक्टर, बहुत बड़ा खतरा है तू ऑक्टोपस गैंग के लिए, इसलिए तेरा खत्म हो जाना बहुत जरूरी है। फायर! तर 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 दूसरे ही पल एक साथ सैकड़ों गोलियां इंस्पेक्टर अमर पर बरस पड़ी। तर 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 और तब तक बरसती रही जब तक छलनी बन चुका था इंस्पेक्टर अमर का शरीर नीचे ना आ गिरा। इसके साथ ही फिनिश हुआ अपना काम भी। चलो। धुंधली पड़ती यादें और धुंधली होती चली गई। बुत सा बने खड़े इंस्पेक्टर स्टील को अचानक उन कदमों की पदचापों ने चौंकाया जिनके मालिकों को वह अच्छी तरह पहचानता था। कमिश्नर साहब, सलमा और मेरा प्यारा दोस्त अनीस, तीनों दौड़कर इंस्पेक्टर स्टील से लिपट गए। हमें खुशी है तुम्हारी याददाश्त वापस लौट आई, लेकिन साथ ही दुख भी है, और वो इस बात की तू अपने गुजरे हुए कल के बारे में जरूर जानेगा अमर, और वह तेरे आज में कल की तरह खलबली मचा देगा। दोस्तों हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं इसकी अगली कॉमिक्स में। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।